गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू नैक जेस क्लासेस। और आज की इस क्लास में हम लोग विऔद्योगिकीकरण के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, विऔद्योगिकीकरण को डिस्कस करते हैं और एक कोशिश करेंगे कि एक यूज़फुल आउटपुट हम सबको मिल सके इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस स्लाइड में आप देख रहे होंगे कि ये जो बिंदु दिए हैं, इन बिंदुओं को कवर करते हुए आज हम विऔद्योगिकीकरण के कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विऔद्योगिकीकरण के कॉन्सेप्ट को। नेक्स्ट स्लाइड में पहुंचते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जो विऔद्योगिकीकरण का जो कॉन्सेप्ट था, सबसे पहले किसने दिया। इसको देने वाले थे दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी थे इसको देने वाले। सबसे पहले इन्होंने ये कॉन्सेप्ट बताया, विऔद्योगिकीकरण का मतलब होता है भारत में हस्तशिल्प उद्योगों का पतन। भारत में परंपरागत उद्योग थे, अंग्रेज आए और उन्होंने अपना एक पैसा बनाने के लिए यहाँ पे नकदी फसलें शुरू की और यहाँ के व्यापार में अपना अतिक्रमण शुरू कर दिया और यहाँ के उद्योग धंधों का पतन कर दिया। कैसे पतन किया, क्या कारण रहे, कैसे पतन हुआ और प्रभाव क्या हुआ, सबको हम लोग आगे देखते हुए बढ़ते जाएंगे। तो इस सब का कारण था 1813 का जो चार्टर एक्ट था, मुक्त व्यापार को जिसने बढ़ावा दिया। सब अंग्रेज अब भारत में व्यापार करने लगे, भारत से एकाएक निर्यात ब्रिटेन में बढ़ गया और सभी एक प्रकार से देखें तो वहाँ के शयन कक्ष में भारत के जो वस्त्र थे, डेनियल डिफो एक लेखक अंग्रेजी, वो बोलते हैं कि जो हमारे घर हैं, अलमारियां हैं, हमारे शयन कक्ष हैं, भारतीय वस्त्रों से भरे पड़े हैं। जब हम हस्तशिल्प उद्योग की बात करते हैं, हस्तशिल्प उद्योग की बात करते हैं तो हम लोग सूती वस्त्र उद्योग पे ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि इसका जो वेटेज है, जो वेटेज था हस्तशिल्प उद्योग में, वो अधिक था। ठीक है, इस कारण से हम लोग इस पे सूती वस्त्र के बारे में यहाँ पे बोल रहे थे। और तो ये धीरे धीरे भारत के जो रेवेन्यू सिस्टम में, भारत के जो बिजनेस है, व्यापार है, जो उद्योग हैं, उसमें घुसने लग गए और अपने एजेंटों के माध्यम से। और अब ये एग्रीमेंट करवाने शुरू कर दिए। इसको एक प्रथा बोलते हैं, ददनी प्रथा। क्या बोलते हैं? ददनी प्रथा। ददनी प्रथा में क्या होता था कि ये एजेंट जो होते थे, ये जुलाहों से, कारीगरों से एक एग्रीमेंट करते थे। इसमें लिखवाते थे कि आप फला तारीख को इतना क्वांटिटी में हमको प्रोडक्ट उत्पाद दे देंगे, इतना चाहिए ही चाहिए, इस तारीख को मिलना ही चाहिए, इसके बदले आप एडवांस रख लो। तो बहुत ज़्यादा दबाव होता था। एक तो कच्चे माल की कीमत बहुत होती थी और उतने मात्रा में बनाना बहुत ज़्यादा दबाव होता था। इस कारण से जो भारतीय जुलाहे हैं वो इस दबाव को झेल नहीं सके, उन्होंने धंधा छोड़ दिया, ये कामकाज छोड़ दिया। कई लोगों ने तो अपने अंगूठे तक कटवा दिए। तो इस तरह से अब हम देखेंगे कि और क्या क्या कारण रहे हैं कि भारत में जो हस्तशिल्प उद्योग है उसका पतन हुआ। तो हम इन कारणों के बारे में जानेंगे एक एक करके। सबसे पहले हम लोग देखते हैं युद्ध बोलेंगे तो सबसे जो बक्सर का युद्ध और प्लासी का युद्ध हुआ, प्लासी और बक्सर का जो युद्ध हुआ, उसके बाद से ही भारत के जो रेवेन्यू सिस्टम में इन्होंने एंटर किए भू राजस्व व्यवस्था के माध्यम से। कृषि का तो इन्होंने बंटाधार कर ही दिया था, भू राजस्व, महालवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था, स्थायी बंदोबस्त के माध्यम से। अब ये भारत के उद्योग धंधों में भी अपने एजेंटों के माध्यम से घुसना शुरू कर दिए। ठीक है, तो और नियंत्रण स्थापित कर लिए। तो बंटाधार होना तो सुनिश्चित था, ये भी एक पतन का कारण हो गया। दूसरा था 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 का चार्टर एक्ट कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया और कुछ प्रतिबंधों के साथ सभी अंग्रेजों के लिए भारत में व्यापार का जो मार्ग था उसको प्रशस्त कर दिया। तो भाई अब जब उस तरफ एक उन्नत व्यवस्था वाले लोग जब इस तरफ एक परंपरागत उद्योग के साथ प्रतिस्पर्धा करेंगे तो ये परंपरागत प्रतिस्पर्धा करने वाले लोग तो पिछड़ ही जाएंगे। तो ये भी एक कारण रहा।
तीसरा है यातायात व्यवस्था। इन्होंने रेलवे को काफ़ी भारत में तवज्जो दी और काफ़ी दूरस्थ शहरों तक इन्होंने रेल पटरियां बिछाई, रेलों को पहुंचाया। लेकिन इसके पीछे भी उनका स्वार्थ था। उनका स्वार्थ ये था कि उनको चाहिए था कच्चा माल उन दूरस्थ क्षेत्रों से, और अपना बना बनाया माल उनको बेचना है, तो उसके लिए बाजार चाहिए था जो उनको वहाँ मिलता। ठीक है, ये भी एक कारण था पतन होने का। अब भाई स्वाभाविक सी बात है कि अब उन दूरस्थ क्षेत्रों में भी ये पहुँचेंगे, वहाँ से कच्चा माल को ले आएंगे और अपना माल बेचेंगे, तो वहाँ का जो परंपरागत उद्योग था वो तो समाप्त तो होगा, पतन के रास्ते पे तो जाएगा ही। अब बात करते हैं हम इनके जो सामाजिक और शैक्षणिक नीतियों की। इन्होंने इस प्रकार की नीतियां बनाई थी कि उन नीतियों का जो पालन कर रहे थे, जो एक समूह पालन कर रहा था, वो ये सोचता था कि जो ब्रिटिश प्रोडक्ट हैं वो ही अच्छे हैं, और जो भारतीय जो उत्पाद हैं उनके प्रति उनका रवैया उपेक्षापूर्ण था। तो ये भी एक कारण है बहुत कि इनका जो हस्तशिल्प उद्योगों का पतन हुआ। अगला कारण है आयात। अब आयात पे वहाँ की गवर्नमेंट ने, अब भारत की वस्तुएं बहुत जा रही थी, वहाँ के जो उत्पाद थे बहुत अधिक मात्रा में ब्रिटेन पहुँच रहे थे, तो आयात जो है वो एक बहुत बड़ी, मतलब वहाँ पे बहुत कर लगाना शुरू कर दिया उन्होंने आयात पे। तो वो भारत का जो उत्पाद है वो महंगा हो गया। तो अब यहाँ से कम चीज़ें जाने लगी, तो इनका माल नहीं बिक रहा था, तो धीरे धीरे ये पतन के रास्ते में अग्रसर हो रहे थे। तो ये विभिन्न कारण थे जो भारत में हस्तशिल्प उद्योग का पतन जिसके कारण हुआ। ठीक है, अब हम देखेंगे इसका प्रभाव को हम देखेंगे। ठीक है, प्रभाव को देखेंगे अब हम इन बिंदुओं के माध्यम से। ग्रामीण और शहरी हस्तशिल्प उद्योग। भारत में देखिए ग्रामीण क्षेत्र में भी हस्तशिल्प उद्योग था जो यजमानी व्यवस्था पर आधारित था। भारत में शहरी क्षेत्र में भी था। शहरी क्षेत्र वाला अधिक उन्नत था। और मेनली जब हम बात करते हैं हस्तशिल्प उद्योग की, तो हम लोग सूती वस्त्र उद्योग के बारे में बात करेंगे, क्योंकि कृषि के बाद जो सबसे ज़्यादा उत्पादन होता था वो सूती वस्त्र उद्योग में होता था। तो ज़्यादा उत्पादन माने कि आदमी भी ज़्यादा लगेंगे, रोजगार ज़्यादा रहेगा वहाँ। तो ब्रिटिश जो आर्थिक नीति इन्होंने लागू किया, उसके कारण से पूरा सबसे पहले तो इसी हस्तशिल्प उद्योग को झटका लगा और ये पतन के रास्ते में मतलब चल पड़ा, पतन होना इसका शुरुआत हो गया। और यही नहीं, भारत के बहुत सारे हिस्सों में ये हुआ। बंगाल में, कश्मीर में। बंगाल में जो जूट हस्तशिल्प था 1835 के पहले काफ़ी उन्नत था, बुनाई भी होती थी। लेकिन उसके बाद ब्रिटिश साम्राज्यवाद के आने के बाद ये एक प्रकार से मतलब पतन हो गया, इसका भी पतन हो गया। अब हम कश्मीर में बात करेंगे तो कश्मीर में जो चादर का निर्माण, शॉल का निर्माण होता था, ये जो मशीन से जो उत्पाद बनते थे उसका ये प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाया, तो ये भी गर्त में चला गया। हमारे यहाँ कागज़ उद्योग भी था, लेकिन चार्ल्स वुड की उद्घोषणा के बाद सभी प्रकार का जो कागज़ का आयात था सरकारी कामकाज के लिए वो ब्रिटेन से ही होगा, ऐसा आदेश जारी कर दिया गया। तो ये भी हुआ। हमारी मेटलर्जी भी अच्छी थी, हमारा धातु विज्ञान भी अच्छा था, हम अच्छे किस्म के लोहे उत्पाद तैयार करते थे। लेकिन अब औद्योगिक क्रांति, वहाँ से उद्योगों से निकलने का, वहाँ के कारखानों से निकलने वाले लोहे के उत्पाद से भारतीय जो लौह उत्पाद था वो प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाया, जिसकी वजह से भारत के जो लौह हस्तशिल्प का जो एक प्रकार से इसको भी झटका लगा और प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। तो अब हम देखेंगे कि विऔद्योगिकीकरण बनाम विकास। मतलब भारत में विऔद्योगिकीकरण तो हुआ, लेकिन जो पश्चिमी जो विचारक हैं वो नहीं मानते। उनका कहना था कि भारत में हमने अच्छा गवर्नमेंट दिया, अच्छी नीतियां बनाई, आपको रेल दिया, सड़क दिया, आपको अच्छा बाज़ार दिया। इन सब से आपको क्या फ़ायदा हुआ? इन सब से आपको ये फ़ायदा हुआ कि आपकी आमदनी बढ़ गई,
आपके पास पैसा आने लग गया, तो हमने तो अच्छा काम किया। तो फिर भी औद्योगिकीकरण क्यों हुआ? उसका कारण ये रहा कि आपके जेब में ज़्यादा पैसे आना शुरू हो गए, तो आप बाज़ार गए। अब सबके जेब में पैसे आने शुरू हो गए, वो सब बाज़ार पहुंचने लगे। तो बाज़ार में उतना उत्पाद तो था नहीं, भारतीय उत्पादक उतना उत्पाद बाज़ार में पहुंचा नहीं पा रहे थे। बाज़ार में हो गई कमी की स्थिति। कमी के होने के कारण मूल्य वृद्धि हुआ। इस मूल्य वृद्धि के कारण हमें आयात करना पड़ा। अंग्रेज बेचारा कैसे बोलते हैं, हमें इस मूल्य वृद्धि के कारण चीज़ों को, उत्पादों को ब्रिटेन से आयात करना पड़ा। विऔद्योगिकरण इसलिए हो सकता है, हमारी कोई गलती नहीं है इसमें। हमें ये सब चीज़ आयात करनी पड़ी इसलिए, ताकि मूल्य वृद्धि को रोक सकें और बाज़ार की पूर्ति को, बाज़ार में की कमी को हम पूरा कर सकें। ठीक है, तो हमने तो साथ ही साथ कच्चा माल भी मंगवाया है, रॉ मटेरियल भी मंगवाया हमने। तो ये भी देखना होगा आपको कि रॉ मटेरियल बना है। लेकिन ये सब तो उन्होंने बोला, इनके पीछे अब वो अपना नाम मत दे रहे थे, लेकिन वो सही असलियत नहीं बता रहे थे। असलियत क्या थी कि वस्त्र आ रहे थे, मान लेते हैं 10 रुपए में, तो कच्चा माल आ रहा था 15 रुपए में शुद्ध। तो ये 15 रुपए वाला प्रोडक्ट अब मान लेते हैं 25 रुपए में बनेगा। अब यहाँ पे वस्त्र ही हमको 10 रुपए मिल जा रहा है, यहाँ पे 25 रुपए में एक मिल रहा है। यहाँ पे एक का कीमत 10 रुपए है, एक की कीमत 25 रुपए है। तो निश्चित तौर पर व्यक्ति, क्वालिटी अब मशीन से है, मशीन से प्रोडक्ट निकल रहा है, तो क्वालिटी लगभग वही है। तो आदमी 10 रुपए वाली चीज़ों को लेगा। ठीक है, दस रुपए वाली चीज़ों को लेगा। तो भारतीय जो कारीगर, उनको तो, उत्पादक है, उनको तो हानि हो गई ना, भारतीय उत्पादकों को तो हानि हो गई। इस बात को देखना है। तो यही है कि भारत का जो हस्तशिल्प उद्योग है उसका यहाँ पे पतन हुआ। ये तो निश्चित था, क्योंकि ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है कि जो बताए हमें कि आय हो रही है, क्योंकि उन्होंने तो यही कारण दिया ना कि आय आपकी बढ़ी, इसलिए बाजार में कमी हो गई, मूल्य वृद्धि हुई। लेकिन ऐसा तो कोई आंकड़ा नहीं है। प्लस अब हम बात करेंगे ट्रांजिशन पीरियड। ट्रांजिशन पीरियड का कहने का मतलब, कोई व्यवस्था जब परिवर्तित होती है, चीज़ें, सिस्टम पूरा चेंज होता है। जैसे परंपरागत उद्योगों से हम औद्योगिक क्रांति के बाद जो पूंजीवादी व्यवस्था में अब कल कारखाने लगेंगे, उसकी बात होगी। तो इस चेंज में, ट्रांजिशन में हानि होती है। लेकिन जो पश्चिमी जो पश्चिमी क्षेत्र था, वहाँ ये हानि नहीं हुई, क्योंकि वहाँ के भी परंपरागत उद्योग जो हैं, पतन हुआ उनका भी। लेकिन वहाँ से जो लोग बेरोजगार हुए वो नए उद्योग धंधों में शामिल हो गए। लेकिन भारत में स्थिति उल्टी थी। यहाँ परंपरागत उद्योग का पतन हुआ, लेकिन यहाँ नए उद्योग धंधे नहीं लगे, उतनी संख्या में नहीं लगे। उद्योग धंधे लगे, यहाँ भी आधुनिक उद्योग धंधे लगे, लेकिन उसके पीछे भी अंग्रेजों का अपना स्वार्थ था, ब्रिटिश कंपनी का अपना स्वार्थ था कि भाई ये जो उद्योग थे वो भी शोषण के लिए ही बनाए गए थे, अपने स्वार्थ के लिए ही उन्होंने बनाया था। तो यहाँ के जो बेरोजगार थे, नया उद्योग धंधा तो बना नहीं, क्योंकि वो तो माल जो था ब्रिटिश जो कल कारखानों से आता था भारत में, यहाँ तो नया उद्योग धंधा नहीं। तो ये कहाँ जाएंगे? यहाँ के बेरोजगार, ये तो बेरोजगार हो गए, ये चले गए कृषि में, तो कृषि पे भार पड़ गया। कहने का मतलब भारतीय हस्तशिल्प उद्योग का पतन हुआ और भारत के कृषि पर भार पड़ गया। कैसे? अब देखते हैं इस चीज़ को कि अब विभिन्न कारणों से हस्तशिल्प उद्योगों का पतन हुआ। अब वहाँ के जो बेरोजगार थे वो निकले, अब अपने गांव की तरफ चले गए। अब क्या करेंगे? अब कुछ ना कुछ तो उनको कुछ ना कुछ अपनी आजीविका चलाने के लिए करना पड़ेगा। अब खेत में पहले मान लेते हैं 2 लोग काम करते थे और उनका उत्पादन होता था 100 रुपये का।
अब 2 लोग और पहुंच गए, उत्पादन तो उतना ही होगा क्योंकि कृषि का आधुनिकीकरण का काम तो इन्होंने किया ही नहीं है। कृषि के आधुनिकीकरण का काम तो इन्होंने किया ही नहीं है, तो और अधिक उत्पादन नहीं होगा। ठीक है, और उत्पादन नहीं होगा तो 100 रुपये ही उत्पादन होगा, तो पर पर्सन आ जाएगा 25 रुपीज़, 25 रुपये आएगा पर पर्सन। मतलब लोगों की आमदनी कम हो गई, कृषि पे ज़्यादा दबाव पड़ा। तो एक प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि अब अंग्रेज़ों ने अपने स्वार्थ के लिए अपने बनाए प्रोडक्ट को, उत्पादों को भारत में बेचने के लिए, उसको बाज़ार बनाने के लिए यहाँ के हस्तशिल्प उद्योग का पतन कर दिया, ताकि यहाँ से उत्पाद ना बन सके, कि यहाँ के लोग केवल खरीदार बन के रह जाएं और ब्रिटिश जो उत्पाद हैं उनका उपयोग करें। और इन्होंने कृषि पे आधुनिकीकरण के लिए, विकास के लिए कोई कार्य नहीं किया। कृषि की व्यवस्था भी चरमरा गई। इस एक प्रकार से देखें तो भारत की अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि यहाँ के हस्तशिल्प उद्योगों का पतन हो गया। तो आज की इस क्लास में हमने हस्तशिल्प उद्योगों के पतन के बारे में, उनके कारण के बारे में, उनके प्रभाव को जाना है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, आपको इससे लाभ मिला होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।